हेलो फ्रेंड्स। जो आज हिंदू का एडिटोरियल हम एनालाइज करने वाले हैं वो हिंदू में पब्लिश हुआ है 20 जून को। और टाइटल इज क्राइसिस इन द पेनिनसुला। ये एडिटोरियल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो डिस्प्यूट है और जो वहाँ पर एक वॉर लाइक सिचुएशन है और उसमें यूएस का क्या रोल है उसको एनालाइज करता है। तो अभी जो एक रिसेंट इवेंट हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने एक जो लाइजन ऑफिस बना हुआ था जो बिटवीन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर इश्यूज को लेके जो एक लाइजनिंग के लिए एक ऑफिस बना हुआ था उसको ब्लो अप कर दिया। दैट बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड बाय नॉर्थ कोरिया। और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक जो हॉटलाइन बना हुआ था बेसिकली टू कन्वे इमीडिएटली एनी इंपॉर्टेंट मैसेज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग एनी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वो हॉटलाइन को भी सीवियर कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसका जो एक इमीडिएट जो ट्रिगर पॉइंट था वो हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली इस जो साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के जो डिफेक्टर्स हैं, जो नॉर्थ कोरिया से के लोग हैं जो भाग के साउथ कोरिया गए हैं ड्यू टू देयर आइडियोलॉजी और ड्यू टू एनी पॉलिटिकल रीजन, उन्होंने क्या किया है कि एक प्रोपेगेंडा करने के लिए लीफलेट बलून के थ्रू नॉर्थ कोरिया में भेजा है। दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट, और उसके लिए उन्होंने जो नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स हैं जो कि साउथ कोरिया में रह रहे हैं, उन्होंने एक बलून के थ्रू लीफलेट नॉर्थ कोरिया में ड्रॉप किया है। तो इसके प्रोटेस्ट में नॉर्थ कोरिया ने वो जो एक लाइजनिंग ऑफिस की बिल्डिंग थी उसको ही डिमोलिश कर दिया, हॉटलाइन को सीवियर कर दिया। और हम देखते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम ये देखते हैं कि पिछले साल दिसंबर 31 तक नॉर्थ कोरिया ने एक डेडलाइन दी हुई थी एक टॉक को जो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में हो रहा है उसको रिज्यूम करने के लिए, उस टॉक को कंटिन्यू करने के लिए। वो डेडलाइन आपकी एक्सपायर हो गई दिसंबर 31 को 19 को। तो वो और उस पर आगे काम नहीं हुआ। तो वो एक रीजन है। और इन सारी वजह से हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग है, थ्रेट ऑफ वार है। और नॉर्थ कोरिया ये भी कह रहा है कि वो जो एक डीमिलिटराइज्ड जोन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बेसिकली अक्रॉस 38 पैरेलल लाइन, वो वहां पर वो अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने की बात कर रहा है नॉर्थ कोरिया। और इसी साल नॉर्थ कोरिया ने कई सारे मिसाइल टेस्ट भी किए हैं। ये जो रिसेंट जो ये साल में हम नॉर्थ कोरिया का जो अग्रेशन देख रहे हैं, इससे बेसिकली एक रिस्क ये है कि जो पिछले 2 साल से जो नॉर्थ कोरिया यूएसए साउथ कोरिया का जो एक इंगेजमेंट चल रहा था, इसको लेके यूएसए के प्रेसिडेंट सिंगापुर में नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनसे मुलाकात भी किए थे। और जो एक एग्रीमेंट बन रहा था, एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, जो जो भी वट एवर द गेन दे हैव अचीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years थ्रू कांस्टेंट एंगेजमेंट, उन सारे गेन को हम लूज करने का खतरा है नॉर्थ कोरिया की ये रिसेंट पोस्चरिंग से। तो एडिटोरियल यहाँ एनालाइज करता है कि नॉर्थ कोरिया का इस तरीके से जो रिएक्शन है ऐसा क्यों हो रहा है। तो एडिटोरियल कहता है कि रियल रीजन ये है कि जो नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में जो टॉक थी वो स्टॉल हो गई, वो रुक गई है। उसके अपने रीजन है क्योंकि दोनों पार्टी जो नॉर्थ कोरिया और यूएसए था उनके बीच में डिसएग्रीमेंट था। और डिसएग्रीमेंट का कारण बेसिकली ये था कि यूएस की जो डिमांड थी कि नॉर्थ कोरिया ये सारी चीजें करें, उसके अगेंस्ट में नॉर्थ कोरिया से यूएसए सैंक्शन लिफ्ट करेगा। तो क्या चीज यूएस नॉर्थ कोरिया से डिमांड कर रहा था, बेसिकली ये टॉक न्यूक्लियर इश्यूज को लेके थी। तो जो हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और उसके पास में न्यूक्लियर वेपन को डिलीवरी देने के लिए भी हथियार है, मतलब
स्ट्रक्चर है, जैसे कि मिसाइल्स हो गए। मिसाइल्स के थ्रू वो अपने न्यूक्लियर पेलोड को दूसरे कंट्री में भेज सकता है। तो यहाँ पर यूएस की जो डिमांड थी कि एक कंप्लीट वेरीफाएबल और इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन हो नॉर्थ कोरिया का, जिसमें कि वो चाहता, यूएसए चाह रहा था कि नॉर्थ कोरिया का अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दे, और वो इस तरीके से छोड़े कि जिसको वेरीफाई किया जा सके। वो क्लेम जो नॉर्थ कोरिया करेगा कि हमने अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए हैं, दैट क्लेम हैज टू बी वेरीफाइड बाय सम थर्ड पार्टी। और वो जो न्यूक्लियर हथियार जो डिसमेंटल करेगा उसमें इरिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाद में फिर से बना ले उसे। दैट शुड बी इरिवर्सिबल, मतलब वो रिपीटेबल नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से उसको अपनी कैपेसिटी को डिसमेंटल करना है और कंप्लीट करना है। उसका जो पूरा न्यूक्लियर वेपन का एक जो पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें फ्यूल प्रोसेसिंग से लेके उसको मिनरलाइजेशन करना, उसके बाद उसको पेलोड में कन्वर्ट करना, उसका जो एक पूरा साइकिल होता है न्यूक्लियर वेपन को डेवलपमेंट से लेके उसको एज ए पेलोड वेपन के तौर पे क्रिएट करने का, ये पूरा कंप्लीट साइकिल नॉर्थ कोरिया को ब्रेक करना है। लेकिन इसके लिए इन टोटो नॉर्थ कोरिया एग्री नहीं था। नॉर्थ कोरिया का कहना था कि हम ये सारी चीज़ें स्टेज में करेंगे, और उसके पहले स्टेज में हमने नॉर्थ कोरिया प्रॉमिस कर रहा था कि वो फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। और एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है योंग बोएंग करके एक जगह में, वो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को वो शट डाउन कर देगा, ऐसा नॉर्थ कोरिया प्रॉमिस कर रहा था, विच इज नॉट in agreement with what US was demanding from North Korea for lifting sanction against North Korea। तो यहाँ पर आके एक डिसएग्रीमेंट बन गया। इसकी वजह से उनके बीच में जो टॉक थी वो स्टॉल हो गई, रुक गई। अब हम इसको देखें कि ये नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम इसके रीजन को देखें तो इसके रीजन में एक फियर है, क्योंकि वहाँ की जो नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि वो नॉर्थ कोरिया में तभी पावर में रह सकते हैं जब तक कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन हो और उसके डिलीवरी के साधन हो, क्योंकि वही चीज यूएस को प्रिवेंट कर रही है नॉर्थ कोरिया को अटैक करने से। वही चीज की वजह से उनको उनके थ्रेट को सीरियसली लिया जा रहा है, या उस न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही यूएस निगोशिएटिंग टेबल पे आ रहा है। और अगर नॉर्थ कोरिया ये न्यूक्लियर वेपन छोड़ देता है, वो डिलीवरी मैकेनिज्म जो है मिसाइल के तौर पे उन सारी चीज को डिसमेंटल कर देता है, तो वो पावरलेस हो जाएगा। और पावरलेस हो जाएगा तो वहां की जो जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो उन लोगों के हाथ से सत्ता चली जाएगी। और उसके एग्जाम्पल में उनके पास में कई प्रेसिडेंट भी हैं, जैसे सद्दाम हुसैन के केस में देख लो। सद्दाम हुसैन के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना होने की वजह से उसे पावर से निकाल दिया गया, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन भी जिस तरीके से अथॉरिटेरियन पावर बिल्डर था, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में भी सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन हम कर्नल गद्दाफी के केस में लीबिया में भी देखते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियर वेपन यूएसए डिस्ट्रॉयड दीज रूलर्स, अथॉरिटेरियन रूलर्स। और ईरान के केस में भी हम यही चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपके पास में न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो अमेरिका का ट्रीटमेंट आपके प्रति डिफरेंट हो जाता है। और ये जो सब डिलीवरी मैकेनिज्म या न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी डेवलप करने में, अगर हम आप लिटरेचर देखें, इसके लिए हमें काफ़ी सारा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, जो कि आई होप कि आपके पास में होगा। और इसमें बहुत सारे ओपन लिटरेचर हैं जिससे पढ़ के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इसके बैकग्राउंड में देखें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और किस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप की, तो उसमें पाकिस्तान का भी रोल आपको नजर आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया था। अब ये तो लेके एक न्यूक्लियर इश्यूज को लेके एक मेजर डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जो कि टॉक रुक गई है। लेकिन दूसरे कई लेस कंटेंशियस इशू हैं जो उतने विवादास्पद नहीं है, उस पे काफी काम हो सकता था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। अब वो कम विवादास्पद जो इशू थे, जैसे कि
हमको ये मालूम है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक टेक्निकली दे आर एट वार, उनके बीच में वार खत्म नहीं हुई है, वो टेक्निकली दे आर एट वार। तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो सकता था वार को एंड करने का, उसकी वजह से भी लेकिन ये एक तरीके से ये डिसएग्रीमेंट होने की वजह से एक तरीके से इस पर भी काम नहीं हो पाया, और एक तरीके से इसका ये एक तरीके से इसकी वजह से कलेक्टिव यहाँ पर भी हमको लॉस दिख रहा है, क्योंकि ये एग्रीमेंट को हासिल करना उतना डिफिकल्ट नहीं था और ये किया जा सकता था। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके जो इशू था, उसकी वजह से ये बैक बर्नर में चला गया। और हम ये भी देखते हैं कि जो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसने भी बेसिकली नॉर्थ कोरिया की जो इनसिक्योरिटी है और जो उसका एटीट्यूड है उसको और स्ट्रेंथन कर दिया, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव और पोस्चर ले रहा है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो यूएस बेसिकली साउथ कोरिया को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है, और उसकी वजह से यूएस के कई वहाँ पर मिलिट्री पर्सनल भी हैं और उनके बीच में एक रेगुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, जिसको कि नॉर्थ कोरिया अपने लिए एक थ्रेट कंसीडर करता है। तो ये उनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज और जो डिसएग्रीमेंट है खासकर न्यूक्लियर इश्यूज को लेके, और जो डेडलाइन उसने नॉर्थ कोरिया ने दी थी उस डेडलाइन को यूएस ने मीट नहीं किया, तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है जो कि नॉर्थ कोरिया को का एटीट्यूड को हार्डन कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया का जो एक अग्रेसिव पोस्चरिंग है या थ्रेट टू वार के लिए हम देख रहे हैं। अब इसके लिए एडिटोरियल सजेस्ट करता है और ये कहता है कि चूंकि अभी यूएस काफ़ी प्री ऑक्यूपाइड है अपने इंटरनल कोविड इश्यूज को लेके, या जो वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, या चाइना का जो लेके जो डिस्प्यूट जो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को अभी फैक्टर है हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सपोर्ट है वो चाइना से आता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी आइसोलेटेड कंट्री है, उसमें काफ़ी तरीके के ट्रेड एम्बार्गो भी लगे हुए हैं, यूएन सैंक्शन भी लगे हुए हैं, लेकिन उसको सस्टेनेंस ओवरटली या कोवर्टली चाइना की तरफ से होता है। तो चाइना इज आल्सो प्लेइंग ए रोल हियर। तो इन सारी बैकग्राउंड में यूएसए ने अभी जो अपने आप को जो उनके बीच में एक समिट जो चल रहा था सिंगापुर में हुआ लास्ट समिट, वो चीज से जो अपने आप को डिसकंटिन्यू कर लिया, उसको एडिटोरियल सजेस्ट कर रहा है कि उस टॉक को कंटिन्यू करना चाहिए, वो जो भी पॉइंट रह गए थे उसको आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए, क्योंकि विदाउट टॉक या विदाउट जो नॉर्थ कोरिया की जो इनसिक्योरिटी है उसको हैंडल किए बिना उस पर्टिकुलर रीजन में पेनिनसुला में पीस नहीं आ पाएगी। और ये पीस आने के लिए सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको आपस में बात करना चाहिए, और जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। सो दिस कंक्लूड माय एनालिसिस ऑफ टुडेज हिंदूज न्यूज़पेपर। आई होप कि ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में मददगार सिद्ध होगा। थैंक यू।